नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना और ताम्र पाषाण युग के बारे में जाना। और यहाँ पर अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता किन स्थानों पर इसकी पुष्टि मिलती है। तो उन्हीं के तथ्यों को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने हमारी ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर भी ज्योग्राफी का अच्छी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और चलिए तो देख लेते हैं। हम यहाँ पर प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अब हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पर शुरू करते तो लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यानी सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ये इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। और साथ ही हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है। यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। यानी बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन था, तो हड़प्पा था। तो हड़प्पा इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहना उचित माना जाए, ऐसा कई विद्वानों का मत है। तो कुछ मत है कि क्योंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, इसका ये भी मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख केंद्र हड़प्पा था तो उसको पहले खोजा गया, तो इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। ये विद्वानों की मत हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। याद रखना है आपको बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कि इनके कई नाम क्या हैं वो आप समझ गए होंगे। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आप दोनों पॉइंट क्लियर कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा, और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। और इसे इंग्लिश में बात करें तो इंडस वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें यहाँ पर, तो अगला पॉइंट यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता कोई अविकसित नहीं थी, बल्कि सुविकसित और आधुनिक तरीके से बसी हुई थी। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित, शब्दों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आधुनिक और सुविकसित थी सभ्यता, और जो वहाँ के लोग थे वो सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। ठीक है। जो आज मॉडर्न आधुनिक जमाने में लोग रहा करते हैं, इसी पैटर्न पर उस सभ्यता के लोग रहा करते थे। ठीक है। और जहाँ बड़े बड़े भवनों, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से घर बने, चौड़ी सड़कें स्थित थीं आदि जो प्रमुख विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। और साथ ही सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषण, मूर्तियों, बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। इनके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि प्रयोग हुए थे। यानी हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो धातुओं का प्रयोग किया जाता था, उस दौरान तांबे का प्रयोग किया जाता था, चांदी का, कांसे का आदि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी, और जो वहाँ के लोग थे वो सुनियोजित और सुविकसित कस्बों में और नगरों में रहा करते थे। और उस समय जो बड़े बड़े भवन थे, सभागार थे, स्नानागार थे, कारागार थे, वो कच्ची पक्की ईंटों से घर बने हुए थे। ठीक है। चौड़ी सड़कें थीं, और उस समय जो धातु का प्रयोग हुआ करता था तो चांदी, कांसे और तांबे का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया जाए, कि कौन सा काल कब निर्धारित किया जाए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एच हैरास के अनुसार बात करें नक्षत्रीय आधार पर इन्होंने इस चीज़ की गणना की है, तो 6000 ईसा पूर्व की बात की गई यहाँ पर।
और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार देखा जाए तो 3500 से 2700 ईसा पूर्व माना जाए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, ठीक है, काल निर्धारित किया जाए। जॉन मार्शल के अनुसार बात करें तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। और इन्हें कोई ज़रूरी नहीं कि याद, इनकी जो अनुमान है, विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ होगा, तो वो ईसा पूर्व के पहले की बात बता रहे हैं। अर्नेस्ट मैकेन के अनुसार बात करें तो 2825 ईसा पूर्व माना जाता है। और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार देखा जाए तो 2515 ईसा पूर्व माना जाए। और रेडियो कार्बन पद्धति, यानी ये जो वैज्ञानिक पद्धति, इसको तो प्रमुख रूप से हम आधार दे सकते हैं कि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाए। यानी इस पॉइंट को हम याद कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ होगा वो कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि रेडियो कार्बन द्वारा, यानी किसी भी चीज़ का पता लगाया जाता है, जैसे किसी अवस्थिति को, यानी किसी भी तत्व को पता लगाने के लिए हम रेडियो कार्बन पद्धति को लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कितनी आयु का, यानी पुरानी वस्तु इस चीज़ का अनुमान लगाया जाता है, तो किस द्वारा, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का समय है वो 2350 से 1750 माना जाता है एक वैज्ञानिक तौर पर। अब हम अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, अगला पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल रहे उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में हम बात करें तो पहले तो यहाँ पर लिखा है इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम कब और किसने की थी। तो दोनों पॉइंट आप याद रखना है कि 1922 में की गई थी, राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी, ठीक है, कार्रवाई की गई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, उसको भी समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है उसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। यानी वर्तमान में बात करें भारत का 1947 में डिवाइडेड होने के बाद जो मोहनजोदड़ो है, यानी मृतकों का टीला है, वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा कार्रवाई की गई थी, ठीक है, दोनों पॉइंट। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान में, ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर है कि प्राप्त साक्ष्य, उस दौरान जो मोहनजोदड़ो से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखे हुए कि सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहितों के आवास, ठीक है, और सभागार, कांसे की बनी नर्तकी की नग्न मूर्तियों के बारे में प्राप्त हुए, यानी साक्ष्य प्राप्त हुए, और तांबे के ढेर प्राप्त हुए, और पशुपति शिव का साक्ष्य, और घोड़े के दांत, और सैलखंडी से बना वाट, और चिमनी, और साधु की मूर्ति आदि जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में, जान लेते हैं। ये भी एक साक्ष्य प्राप्त है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी खुदाई, यानी ये भी एक स्थल है, और इसके बारे में देखते हैं कि इसकी खुदाई 1953 में 1953 में अमलानंद घोष द्वारा तथा BK थापर द्वारा 1960 में कार्रवाई की गई थी। और कालीबंगा का अर्थ होता है, यानी जो कालीबंगा, यानी हम बात करें मोहनजोदड़ो का अर्थ आपने समझ लिया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन हम कालीबंगा का अर्थ देखें तो यहाँ पर लिखा है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जाए कि अगर कालीबंगा का अर्थ क्या है तो क्या होगा अर्थ, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। और यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में और घग्गर नदी के तट पर स्थित है, यानी इसकी बात करें तो ये आपके राजस्थान में है और ये भारत में स्थित है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर कि कालीबंगा कहाँ पर है इस समय, तो राजस्थान में गंगानगर जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कच्चे ईंटें, अलंकृत ईंटें, और बेलनाकार मोहरें, मेसोपोटामिया जैसी, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो प्राप्त साक्ष्य उसी के आधार पर यहाँ पर बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। और खेती के साक्ष्य के बारे में जाने तो
जुते हुए खेत जहां कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी और लकड़ी के बने पाइप आदि। यानी आपसे पूछा जाए कि जुते हुए खेत कहाँ पर प्राप्त हुए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही कालीबंगा में प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो हड़प्पा के बारे में जान लें, तो ये भी एक प्रमुख स्थल है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा यहाँ पर लिखा है कि इसकी खुदाई 1921 यानी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा व सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा कार्रवाई की गई थी। यह पंजाब के मांटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हड़प्पा की बात करें तो पंजाब के मांटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये और इसकी जो खुदाई की गई वो 1921 में दयाराम साहनी व सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा कार्रवाई की गई थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट। और यहाँ पर जो प्राप्त साक्ष्य हुए उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर मोहरें, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र, अंकित बर्तन और बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ। ये जरूरी नहीं है आपको ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी है ये बहुत ही डीपली रूप से अध्ययन हम कर रहे हैं। ये आपको अंडरस्टैंडिंग इतिहास के प्रति बनाती है, तो आपको समझ आना चाहिए कि हड़प्पा क्या है और हड़प्पा कहाँ इस वर्तमान में, और हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य हुए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको एक कहते हैं कि सरसरी नज़र से आपको ये सब याद होना चाहिए। तो बात करते हैं और जो साक्ष्य अगले जो प्राप्त हैं उनके बारे में और बात करते हैं। धोती पहने हुए एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख। यानी पूछ दिया जाए कि कांसे का सिक्का किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो आपका राइट आंसर हुआ क्या, हड़प्पा से। ठीक है, और शंख के बने बैल, अनाज भंडार, कमरे जहां जौ और गेहूं प्राप्त हुए हैं, और कतार में बने श्रमिक आवास आदि। तो ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए इनके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का स्थल मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के रहन सहन रखते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट यहाँ पर है चहुंदड़ो। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या तथ्य बनते हैं पॉइंट। तो हम देखते हैं कि इसकी खोज 1931 में 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी। एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी, जिसे पुरातत्वविद मैकी ने वर्ष 1935 में 1935 में आगे बढ़ाया, और यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्तमान में पूछ दी जाती है ये शहर कि ये स्थल कौन से देश में या कहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो चहुंदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर वक्राकार ईंटें यहाँ पर मिली हैं, एकमात्र स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाए कि ये ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिले, नहीं वरना आयताकार ही मिल रही थी सभी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो आपके मोहनजोदड़ो सब जगह पर। तो हम बात करते हैं चौंदड़ो में जो साक्ष्य प्राप्त हैं, तो यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन उनके साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन स्थल क्या था, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है, और बात करते हैं अगले पॉइंट के में, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस दौरान के लोग किस चीज़ों का आभूषण में प्रयोग करते थे, और मन के कारखाना आदि। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में आता है बनवाली। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि बनवाली के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं, इसकी खोज 1973 में 1973 में RAS विस्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वनवाली वर्तमान में हरियाणी भारत में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और इसकी जो खोज की गई थी वो 1973 में RAS विस्ट द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में देख लेते हैं कि यानी प्राप्त साक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर तांबे का बना वाडाग्र, कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, और पत्थर ईंटें व मकान, पत्थर व ईंट के मकान। ठीक है, और उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि। तो ये भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनवाली से, वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में। तो अक्सर आपने लोथल का नाम सुना ही होगा, तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोथल क्या है देख लेते हैं इसके तथ्य। इससे क्या पॉइंट बनते हैं, इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, और यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी तट पर स्थित होती है। ये भी आपको याद रखना है कि भोगवा नदी कहाँ पर है, गुजरात में, अहमदाबाद जिले के पास में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, और यह स्थल गुजरात में है। और लोथल के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए।
तो देखते हैं यहाँ पर कि अग्निवेदिका पक्की ईंटों से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मोहर और हाथी दांत के स्केल, घोड़े के लघु मृण मूर्ति और मम्मी आकृति और चक्की यानी अनाज पीसने के लिए और चालाक लोमड़ी की कहानी सबूत आदि हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि लोथल की बात करें तो लोथल से कई तथ्य जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे कि फारस की मोहर मिली, हाथी दांत के स्केल मिले, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और मम्मी की आकृति, चक्की आदि की मिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आलमगीरपुर के बारे में देख लेते हो। आलमगीरपुर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आलमगीर से जो भी पॉइंट बनेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट यहाँ पर। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है, इसकी खुदाई 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कार्रवाई की गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूछा जाए कि हिंडन नदी कहाँ पर है, तो आपको आपका जो राइट आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के पास में। ठीक है, और इसकी जो खुदाई की गई थी वो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी यहाँ पर। और ये साक्ष्य प्राप्त तो इतने नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास रहा होगा। और अगले पॉइंट की बात करें तो रोपड़ के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कार्रवाई की गई थी और यह स्थल पंजाब के राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। और यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसे देख लेते, तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह आदि यहाँ पर मिले रोपड़ स्थान पर, जो रोपड़ वर्तमान में पंजाब में, और इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम यहाँ पर हम सब डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास और स्थल कहाँ तक इसका विस्तृत एरिया था उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश भी कीजिएगा, यदि आपको लगता हो तो थोड़ी और मेहनत कीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। तो अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सुरकोटडा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इससे जो क्या पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि इसकी खुदाई वर्ष 1964 में 1964 में जगपति जोशी द्वारा की कार्रवाई की गई थी और यह स्थल गुजरात के राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, गुजरात के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। और प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर घोड़ी की हड्डियाँ और अनूठी प्रकार की कब्रगाह मिले हैं। तो दो ही पॉइंट यहाँ पर हैं कि यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुई वो घोड़े की हड्डियाँ, यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान घोड़ा हुआ करता था, और अनूठी प्रकार की यानी कब्रगाह थी, यानी कब्र बनाने की कला भी कई प्रकार की विकसित थी जो उस समय कब्र बनाया करते थे। ठीक है, तो अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो सुतकोंडोर के बारे में बात करें तो सुतकोंडोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि इसकी खुदाई 1927 में ऑरोल आइंस्टाइन के द्वारा कार्रवाई की गई थी और यह स्थल बलूचिस्तान में दस्तक नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि यह वर्तमान में कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है, दास्तक नदी। ठीक है, दास्तक नदी के तट पर है। और इसकी खुदाई जो थी 1927 में ऑरेल आइंस्टाइन द्वारा की गई थी। और यहाँ पर प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो मिट्टी की बनी चूड़ियाँ मिली, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की हड्डियाँ मिली। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि हम बात करें सुरकोटडा में घोड़े की हड्डियाँ मिली, जबकि आपकी केंडोर में आपकी मनुष्य की हड्डियाँ मिली। तो ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर हैं। अगले पॉइंट के बारे में हम बात कर लें। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट धौलीवीरा के बारे में बात कर लेते हैं। धौलीवीरा से जो भी पॉइंट बन रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो धौलीवीरा से जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कार्रवाई की गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानस नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्भाग, मध्य भाग और निचला नगर।
ठीक है। तो ये पहला स्थल है जहाँ पर जो स्थल को 3 भागों में बांटा गया है, दुर्भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ठीक है। तो धौलावीरा इसमें कहाँ पर है, गुजरात की कच्छ में स्थित है और इसकी खोज 1967 में 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, परंतु इसकी जो व्यापक यानी विस्तृत रूप से खुदाई की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। और यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर देख लेते हैं कि धौलावीरा में कौन सी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि दुर्भाग और मध्यभाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष, चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ियाँ, सीढ़ीनुमा संरचना तथा सूचना पट्ट, विभिन्न प्रकार के जलाशय। यानी जो यहाँ की हम अध्ययन करने के बाद यह अवगत होता है कि जो भी यहाँ पर तथ्य दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक विकसित और आधुनिक प्रणाली की तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है राखीगढ़ी। इसकी खुदाई 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा कार्रवाई की गई थी और यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती और दुहदत्ती नदियों के पास स्थित है। और धौलावीरा के बाद राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो किसी नदी के ही पास जो प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि उस समय जो पानी की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो उस स्थान पे बसना चाहेगा जहाँ पर संसाधन अधिक हो, पानी हो, पशुओं के लिए चारागाह हो और कहीं ना कहीं वो सुविधाएं प्राप्त हो एक जो जीवन यापन के लिए होनी चाहिए। तो ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी खुदाई 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई थी और ये वर्तमान में हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर है। यानी धौलावीरा के बाद राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कोटदीजी के बारे में देखते हैं। आपने पहली बार नाम सुने होंगे तो ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको याद होने चाहिए, बस आपको समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ कहाँ कितने स्थानों पर हुआ है। ठीक है। जो साक्ष्य प्राप्त आधार पे हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लिखा है इसकी खुदाई 1955 में F.A. खान द्वारा कार्रवाई की गई थी और यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य हुए, बारहसिंगा का नमूना प्राप्त हुआ। ठीक है। तो चांदी के प्रयोग के बारे में बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का भी प्रयोग हुआ करता था, तो वो आपके कोटदीजी में स्थान पर इनको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलाहदीनो, इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा कार्रवाई की गई थी और यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है कि अलाहदीनो की जो खुदाई की गई थी फेयर सर्विस द्वारा कार्रवाई की गई थी। यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। ठीक है। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट कुड़ाल के बारे में देख लेते हैं। यह स्थल हरियाणा में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य क्या है, यहाँ चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर कुड़ाल से ही 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अलीम मुराद, यह भी स्थल सिंधु यह स्थल सिंध यानी पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। प्राप्त साक्ष्य के बारे में बात करें तो पीतल यानी कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बैल की छोटी मृण मूर्ति थी। ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो रंगपुर, इसकी खुदाई बात करें तो इसकी खुदाई 1953 में रंगनाथ राव द्वारा कार्रवाई की गई थी। यानी रंगपुर के नाम से ही आपकी रंगनाथ राव द्वारा कार्रवाई की गई थी। और प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त हुई। तो आपसे पूछा जाए कि धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए रंगपुर। और ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें, अगले पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या हो सकता है। यहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की भक्ति व पूजा अर्चना के बारे में देख लेते हैं कि उस दौरान किन की पूजा की जाती थी। ठीक है। तो उसके पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा यानी किरात यानी शिकारी, ठीक है, इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा यानी किरात माने होता है शिकारी और नृतक धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में करते थे। और मातृ देवी के रूप में देखें तो मातृ देवी सौम्य और रौद्र के रूप में पूजा करते थे। ठीक है। यानी शिकार के लिए बात करें तो धनुर्धर जी लोग पूजा करते थे, जबकि मातृ देवी में सौम्य और रौद्र की रूप में पूजा करते थे। और मूर्ति पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पैदा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। पौधा निकलता हुआ देखिए, एक
मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। इसका मतलब पृथ्वी का एक संकेत है, ठीक है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है। प्रजनन शक्ति की बात करें तो यहाँ पर पूजा की जाती थी, ठीक है। और वृक्ष की बात करें, वृक्ष में किसकी पूजा की जाती थी, तो वो पीपल और बबूल की जाती थी। पशु में बात करें तो कुबड़ वाला साढ़ या वृषभ की पूजा की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए हैं सबकी कि पशु में किसकी पूजा की जाती थी, तो कुबड़ वाला बैल या वृषभ की पूजा की जाती थी। नाग में बात करें, नाग और अग्नि की पूजा भी किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सप्तक भक्ति और अर्चना के भक्ति पूजा अर्चना के बारे में दिए गए थे पॉइंट। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें, सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाली माप तौल के साधन क्या थे उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल थे उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो के सैलखंडी तथा समीप का बना वाट आदि मापतौल यंत्र में प्राप्त हुए, और जिसे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता के लोग मापतौल में इकाई के चित्र परिचित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं न कहीं इकाई से यानी मापतौल से भी परिचित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में होने वाले प्रयोग मापतौल, यानी उस समय मापतौल किया जाता था। और लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से सैलखंडी तथा समीप नामक बना वाट आदि मिले, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने डिस्कशन कर लिया। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई धातु के बारे में देखते हैं कि उस समय कौन सी धातु प्रयोग की गई है। तो देखते हैं कि इस सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। यानी उस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्वविदों द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया। यानी बात करें सिंधु सभ्यता में ही पहली बार चांदी का प्रयोग किया गया। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता है। यानी पहली बार की बात करें तो चांदी का प्रयोग किया गया, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी तो वो आपकी तांबा थी, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट के लिए। और सिंधु सभ्यता के बारे में परिवहन व्यवस्था के बारे में बात करें तो उस समय की परिवहन व्यवस्था क्या थी उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया जाता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों जो थे उनके द्वारा जो अब बैलगाड़ी का प्रयोग और नाव का प्रयोग। नाव का सीधा है कि वो कहीं ना कहीं नदी या किसी झील के पास रहा करते थे, ठीक है, और वो नाव का प्रयोग करते थे। हड़प्पा और चहुंदड़ो में कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई और बनवाली में सड़कों पर बने बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए, जिससे यह माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यानी साक्ष्य के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लिखी गई भाषा जो है वो उसे पढ़ा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, कैसे रहा करते थे, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में जानकारी मिलती थी। अगले हम देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट की लोथल की पक्की मिट्टी की नाव और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों के नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पर लिखा है कि यह जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट और सुतकाकोह आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी थे। तो ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ पॉइंट थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, पतन के बारे में और देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं उसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। यानी उस सभ्यता के पतन होने का कोई एक प्रमुख कारण नहीं है। इस सभ्यता के पतन होने के पीछे कई कारण माने जाते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी और इसलिए किसी एक कारण से आपदा में इसका ह्रास होना संभव नहीं है। अतः अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारक ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने समझा। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, इस सभ्यता के पतन की जो विद्वानों द्वारा जो मत है उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सभ्यता के पतन
के बारे में कई मत हैं, यानी कई पुरातत्वविदों का मत है कि इस सभ्यता में कुछ स्थलों का पतन भयंकर बाढ़ आने के कारण हुआ होगा। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि कुछ जगहों पर पतन भूकंप आने के कारण हुआ होगा, और जबकि कुछ का मत है कि यहाँ बाढ़ आक्रमण और जलवायु परिवर्तन के चलते सूखा और बाढ़ की संभवतः इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक प्रमुख कारण नहीं मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कारण बाढ़ हो सकती है, भूकंप हो सकती है, जलवायु परिवर्तन हो सकती है, या फिर बाहरी आक्रमण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का प्रमुख कारण वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपने हमारे साथ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सभी स्थलों के बारे में जाना, उनके विकास के बारे में जाना, संस्कृति के बारे में जाना, हथियार औजार के बारे में जाना कि उस समय रहन सहन खान पान क्या था और उसका पतन का क्या हुआ। तो ये सब प्रमुख कारण आपने हमारे साथ डिस्कशन किए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, इसे कितने अन्य नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र वो कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में सब अध्ययन हमारे साथ किया। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको, तब तक के लिए नमस्कार। तो हम आपको बता दें कि आपको यदि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फिर दोबारा जानना है तो इसे रिवाइव करके वीडियो देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, आप स्वयं पढ़ लीजिए, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पर बेस पर आधारित हैं, ये कोई इतने आसानी से इन्हें टाइप नहीं किया जा सकता, बल्कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं और एनसीईआरटी से इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम दृष्टि से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।